राजवीर सिया को घर पर अकेला राशि और पीयूष के भरोसे छोड़कर आया था। हाँ, ये सच है कि सिया बच्ची नहीं है जो कि घबरा जाएगी, लेकिन फिर भी राजवीर को उसकी चिंता तो हो रही थी। राजवीर फौरन घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने पीयूष से कहा, शहर के कोई भी 2 से 3 अस्पतालों में सिया के लिए अपॉइंटमेंट बुक करो। कोई नाम नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, कुछ भी बिना बताएं ये बुक करो। नहीं, मैं चाहता हूं कि किसी को कुछ भी पता ना चले। रैंडम अस्पतालों में तुम अपॉइंटमेंट लो और पहुंचने के ठीक आधा घंटा पहले लेना है। मुझे नहीं पता तुम कैसे मैनेज करोगे, लेकिन हर अस्पताल पहुंचने के ठीक आधा घंटा पहले अपॉइंटमेंट ली जाएगी, ताकि इस बार में किसी भी को पता ना चले। सुबह के 7 से 8 बजे होंगे। राजवीर की नींद पीयूष के कॉल से खुली। पीयूष ने कॉल रिसीव होते ही कहा, सर, न जाने कैसे मैम की रिपोर्ट के बारे में मीडिया को पता चल गया है, और मीडिया को तो आप जानते ही हैं। पीयूष अपनी बात पूरी कह पाता इसके पहले ही राजवीर ने कहा, टीम को काम पर लगा दो और ध्यान रखना इस बारे में सिया को पता ना चले। राजवीर की बात सुनकर पीयूष ने कहा, समझ रहा हूँ, लेकिन इतनी बड़ी बात हम कैसे छुपाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात बोलूं, मुझे पता नहीं क्यों दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जिस जगह पर मैंने सिया मैम के चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट ली थी वह हमारे शहर का बेस्ट हॉस्पिटल और बेस्ट गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है। वैसे सारे इंतजाम अस्पताल के मैनेजमेंट और डॉक्टर के साथ मिलकर किए थे, ताकि पूरी तरह से प्राइवेसी मेंटेन रहे और सब सुरक्षित हो। राजवीर सोच में पड़ गया था। तभी पीयूष ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, सर, वैसे मैंने अस्पताल की लिस्ट आपको मैसेज कर दी है। आप जब जब कहेंगे मैं अस्पताल में अपॉइंटमेंट ले लूँगा। राजवीर ने पीयूष की बात सुनकर फौरन कहा, नहीं, तुम पहले इस बात की जांच पड़ताल करो कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। रही अस्पताल की बात तो मैं खुद कर लूँगा। मुझे फ़िलहाल सिर्फ यह पता करना है कि यह सब कुछ कौन कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। मैं समझना चाहता हूँ कि आखिर जिसने भी ये किया है उसका तो। राजवीर के दिल में फ़िलहाल इतनी नफरत उमड़ रही थी कि वो इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाया। पीयूष ने राजवीर के गुस्से को समझकर फौरन कहा, मैं करता हूँ सर। राजवीर बात करके जैसे ही कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि सिया जाग चुकी है। हर जगह राजवीर की खबरें देख चुका था। मीडिया इन खबरों को मसाला लगाकर अपने ही तरीकों से पेश कर रही थी। कोई कह रहा था कि किस रिश्ते में, तो कोई कह रहा था कि किस वजह से। जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह से राजवीर का भरोसा इस बात पर बढ़ता जा रहा था कि सिया वाकई में प्रेग्नेंट है, और इसलिए उसने प्यार से सिया के पेट की ओर देखते हुए कहा, हेलो बेबी, मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगा। राजवीर को मन ही मन कुछ बड़बड़ाता हुआ देखकर सिया ने कहा, क्या हुआ, कुछ कह रहे थे। राजवीर ने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो, सिर में दर्द तो नहीं हो रहा। सिया ने जवाब दिया, नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन कल का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला था। मैं चाहती थी कि कल के दिन की शुरुआत और किसी और चीज़ से करूं, पर यह क्या हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शायद आपको वह खुशी कभी नहीं दे पाऊंगी। राजवीर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल तुम शांत हो जाओ। मैंने तुम्हारे लिए सेटअप बुक कर दिया है, तुम्हारे लिए आराम और सुरक्षा का इंतजाम कर दिया है। मैं जानता हूँ मैं सब ठीक कर लूँगा। ना ही छोड़ सकते हो और ना ही मैं चाहता हूँ छोड़ो इसे, इसलिए 1 या 2 दिन की छुट्टी तो बनती ही है। जहाँ राजवीर एक तरफ सिया को समझा रहा था, वहीं दूसरी ओर उसकी सो कॉल्स रिपोर्ट पूरी तरह से वायरल हो रही थी। इधर अलग अलग आर्टिस्ट, अलग अलग लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे थे। ज़्यादातर लोग सिया का साथ भी दे रहे थे। सिया और राजवीर अभी बैठकर यह सब कुछ हैंडल करने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी राजवीर का फ़ोन बजने लगा। यह कॉल उसके दादाजी का था, जिसे देखकर राजवीर के चेहरे पर टेंशन उतर गई, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानता था कि अब तक दादाजी भी इस खबर को पढ़ चुके होंगे। लेकिन फिलहाल वह यह नहीं जानता था कि दादाजी इस सूचना को पढ़कर कैसा रिस्पॉन्स कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि राजवीर के दादाजी भी इस खबर को पढ़ चुके थे और इस वक्त तक राजवीर को वह कॉल भी इसी के लिए कर रहे थे। राजवीर ने जैसे ही कॉल रिसीव किया और कॉल रिसीव करते ही राजवीर ने बिना दादाजी की बात सुने ही बोलना शुरू कर दिया, मुझे बच्चा नहीं चाहिए दादाजी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सिया कर सकती है या नहीं, लेकिन वही मेरी जिम्मेदारी है और वही मेरी बीवी रहेगी। आपको बारिश मिले या ना मिले,
मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ राजवीर के दादाजी ने बड़ी शांति और ठंडे अंदाज में कहा, तुमसे इस बारे में बात कैसे करनी है? मैंने तुमसे इस बारे में बात करने के लिए फ़ोन नहीं किया। पहले तुम मुझे यह बताओ कि सिया अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है और इस वक्त वह कहाँ है? दादाजी इस तरीके से एक 4 साल के बच्चे की तरह राजवीर को डांट रहे थे। उसे सुनकर राजवीर एकदम चुप हो गया और उसने चुपचाप से फ़ोन सिया को पकड़ा दिया। सिया ने इशारा करके पूछा कि कौन है, तो राजवीर ने कहा कि दादाजी। शुरुआत में तो उसे सिया को फ़ोन रिसीव करने में बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं दादाजी क्या कहेंगे, पर फिर भी वह हिम्मत करके फ़ोन ले ही लिया। उसने फ़ोन लेकर जैसे ही कहा कि नमस्ते दादाजी। सिया की रुंधी हुई आवाज़ सुनकर राजवीर के दादाजी समझ गए कि वह बहुत समय से रो रही थी। इसलिए उन्होंने बड़ी ही शांति और प्यार से कहा कि क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? मैं यहाँ हूँ, मैं चाहे तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा। दादाजी के प्यार भरे शब्दों पर सिया ने शांति से जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। दादाजी जानते थे कि सिया ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने सिया से प्यार से कहा, यह सब जो बातें बाहर लोग कर रहे हैं, इन पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पक्ष लेने के लिए और तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। और रही बात बोलने के लिए और इस बच्चे की, कि तुम देखना तुम्हें बच्चा भी होगा और बहुत अच्छा और हेल्दी होगा। राजवीर की बातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा भी हुआ तो मैं खुद तुम्हें इस हालात में लेकर जाऊंगा। किसी की बातों में मत आना। मेरी खुद की समझ में जो भी आता है मैं उतना ही समझ सकता हूँ। कौन कैसा है? दादाजी की बात सुनकर सिया फबक फबक कर रोने लगी और उसने रोते रोते कहा कि जी दादाजी। सिया का रोना सुनकर दादाजी ने एक बार फिर उसे समझाते हुए कहा, ये तुमने किस बात के लिए रोना शुरू कर दिया है? अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका सलूशन भी है। तुम किस वजह के लिए परेशान हो रही हो? रोना बंद करो। अगर इस तरह से रोती रहोगी ना तो उस मासूमियत भरी बात पर दादाजी ने कहा, तुम फिलहाल आराम करो और अपना ध्यान रखो। यह कहकर दादाजी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही राजवीर ने सिया की ओर देखकर कहा, क्या हुआ? दादाजी ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कहा? सिया ने रोती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए राजवीर की ओर देखा और अपने सर को धीरे से हिलाते हुए कहा, नहीं, दादाजी ने बहुत कुछ सही कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या ठीक है क्या गलत। दादाजी की बातों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। सिया की बात सुनकर राजवीर ने मन ही मन कहा, चलो कभी कभी तो अच्छा किया। राजवीर अभी सिया को गले से लगाकर शांत कर ही रहा था कि तभी सिया के पास कल्पना जी का कॉल आ गया। कल्पना जी ने कॉल रिसीव होते ही सिया ने कहा, क्या हुआ सिया, सब ठीक है ना? ये मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे हैं? कल्पना जी को परेशान देखकर सिया ने अपनी आवाज़ को संभाला और कहा, मैं ठीक हूँ मम्मा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राजवीर है, वो अच्छे से मेरा ख्याल रख रहे हैं। सिया की बात सुनकर कल्पना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ वह तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। राजवीर के होते हुए मुझे तुम्हारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं माँ हूँ, चिंता तो होती है। अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। यह कहकर कल्पना जी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कल्पना जी के बाद गौरी का कॉल आया। राशि खुद सिया के पास आने के लिए निकल चुकी थी और भी न जाने किन किन लोगों के कॉल सिया के पास आ रहे थे। यहाँ तक कि अनिल तक की कॉल आ गई थी। सिया को एक बार तो यह सोच कर हंसी आ रही थी कि यह अनिल तो मुझे अपना जानी दुश्मन मानता आया है, उसके बावजूद भी आज मेरे पक्ष में खड़ा है।